This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः कार्तिक मार्गशीर्ष शुद्ध चतुर्थी विनायक दिवस दिनांक 7 डिसेंबर 2021 चरक विमर्शन अध्याय 4 प्रमाण विचार शंखं चक्रं जलौकान् दशतमृतुभ्यं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिर्द्याशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं तालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गान् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निवीरम् प्रौढदावाग्नि ब्रह्मणो हि समारब्धा आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे वाक्यं महागुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको ऋषश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः कार्यं ततनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। नई ज्ञानावयवेन कृष्णे ज्ञेय ज्ञान उत्पत्ति। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ अंश को लेकर पूरे का ज्ञान नहीं होता है और इसलिए पूरे का ज्ञान होने के लिए सभी अंश इकट्ठा होने चाहिए और बार बार हम जब संहिताओं को पढ़ेंगे तो सभी अंश पूरे इकट्ठा हो जाएंगे और शायद हमें आयुर्वेद के बारे में पता चलेगा, ज्ञान होगा आयुर्वेद का। लेकिन ये काफी लंबी प्रोसेस है। अगर आपको किसी विषय के बारे में संक्षेप में बात जाननी है या उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए तो आपको त्रिस्कंद कोश या प्रातिपदिक कोश इस प्रकार का कोश लेना पड़ेगा। तो बेहतर ऑप्शन है दोनों को साथ में लेके चलते हैं। ये तो हम कर ही रहे हैं अभी मूल ग्रंथों का अध्ययन और उसके साथ में ही अगर त्रिस्कंद कोश या अभी प्रातिपदिक कोश का कार्य चल रहा है उसकी भी सहायता लेते रहते हैं। खास करके एमडी करने वाले छात्रों के लिए या पीएचडी करने वाले छात्रों के लिए त्रिस्कंद कोश या प्रातिपदिक कोश एक अहम भूमिका निभाता है क्योंकि उनके जो विषयांश है वो उनको सभी को इकट्ठा करने का प्रातिपदिक कोश होता है और फिर उसके आधार पर आगे जो करना है वो हम कर पाएंगे जो एक्चुअल संशोधन का काम है। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे व्यक्तियों का बहुत सारा समय और श्रम संदर्भ इकट्ठा करने में ही जाता है और फिर भी वो 100% फुल प्रूफ नहीं होता है क्योंकि कुछ ना कुछ संदर्भ छूट जाते हैं इस प्रकार से। तो कंप्यूटर के जरिए जानकारी इकट्ठा करने से सभी संदर्भ एक साथ हो जाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहती, क्षति नहीं रहती।
और फिर जो एक्चुअल काम करना है उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। वेदर सोलटकर का विषय एमडी के लिए एसी, एयर कंडीशनिंग और उसका स्वास्थ्य के ऊपर परिणाम इस प्रकार का था। तो शीतम गृहम, शीतम वातावरण वगैरह ऐसा कुछ उसने ग्रंथों में से संदर्भ निकाले। तो शीत गुण से क्या क्या होता है ये तो जानकारी सामने आ जाती है। सिर्फ ये लोगों में देखना है कि कितने टेम्परेचर में किस प्रकार के परिणाम देखते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। वैसे राजेंद्र देशपांडे का थीसिस का विषय था कि कफदोष के गुण और उसका उन गुणों का व्याधियों में संबंध इस प्रकार से। तो हमने एक पहले फिल्टर लगाया कि कफ ये कारण है और सभी व्याधि एक कार्य है। तो 1450 रिकॉर्ड निकले। उनमें से फिर से फिल्टर लगाया कि कफ के गुरु शीत स्निग्ध वगैरह गुण 3 रिकॉर्ड्स में है। तो 450 रिकॉर्ड्स इस प्रकार से निकले कि जहां कफ गुरु गुण से ये काम करता है, शीत गुण से ये करता है, स्निग्ध गुण से ये करता है, इस प्रकार का ग्रंथों में वर्णन। अब इस प्रकार से ढूंढ पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो इसीलिए फ्रैगमेंटेड अप्रोच या फोकस्ड अप्रोच जो है उसकी एक अलग महत्ता है और सर्वांगीण दृष्टिकोण की एक अलग महत्ता है। दोनों साथ में लेकर चलेंगे तो शायद अच्छी बात होगी। और इसी के आधार पर मैंने वो आर्टिकल लिखा था और इसी के आधार पर मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पहले तैयार किया और फिर उसका आर्टिकल इस प्रकार का बना। त्रिविधे तो अस्मिन् संज्ञान समुदाय पूर्व आप्तोपदेशा ज्ञान तथा प्रत्यक्षानुमानाभ्याम परीक्षा उपपद्यते। ये भी एक अहम सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है। इन तीनों में अभी के जो सभी विज्ञान है वो प्रत्यक्ष और अनुमान को महत्व देते हैं और यहाँ चरकाचार्य स्पष्ट करते हैं कि पूर्वम आप्तोपदेशा ज्ञान, पहले क्या होना है तो आप्तोपदेश होना है और उससे ज्ञान होना। तो ऐसा क्यों? हमें क्या जानना है ये तो आप्तोपदेश कहेगा कि हमें इन इन चीजों का ज्ञान करवा लेना है, ये आप्तोपदेश कहेगा। फिर उसमें से प्रत्यक्ष से क्या होगा, अनुमान से क्या होगा, और फिर इन सभी भावों का युक्ति प्रमाण से ज्ञान होगा। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन पहले जानकारी तो होनी चाहिए कि किस किस के बारे में हमें सोचना है इस प्रकार से। तो इसलिए आप्तोपदेश को उसमें जाना महत्व है। किम ही अनुपदिष्टम पूर्वम यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम परीक्षमाणो विद्या, जिसके बारे में बताया ही नहीं गया है, अनुपदिष्ट जो है उसको उसका प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा कैसे कोई ज्ञान करवा लेगा? तो ये संभव नहीं है। इसलिए इस प्रकार से करना है, किन किन बातों के, किन किन चीजों के बारे में ज्ञान करवा लेना है, ये पहले निश्चित होना है। आधुनिक वैद्यक में अभी कारणों के बारे में ज्ञान करवा लेना है ये बात ही नहीं रही। कुछ हद तक है लेकिन कुछ हद तक यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक ही सीमित इस प्रकार की है। अभी लाइफस्टाइल के बारे में बोलने लगे, लेकिन उसमें भी संदेह है, स्पष्टता नहीं है लाइफस्टाइल में क्या देखना है, कैसे करना है इस प्रकार से। तो आयुर्वेद में इन सभी के बारे में तो जिक्र है, पूर्व रोग के बारे में जिक्र है, रोग उत्पन्न होने से ही पूर्व इस प्रकार से ज्ञान करवा लेना है। और तो कारणों का ज्ञान करवा लेना है ये हमारे शास्त्र में है। इसीलिए कैंसर का मरीज हो या प्रतीक्षा का हो या किसी का हो, हम तो भली भांति समझते हैं कि हाँ अरे इसके बारे में, कारणों के बारे में भी जानना है। और वैसे देखा जाए तो दोष एक अहम कारण है सभी रोगों का। निजे जो भी विकार है उन सभी का दोष एक कारण। तो कम से कम दोष धातु मल के स्तर पर क्या कारण है ये तो समझ लो, फिर उसके कारण क्या है ये भी समझ लो, या रोग के डायरेक्ट कारण क्या है ये भी समझ लो। तो आगे वो सूत्र आएगा एवं योनि में वो वगैरह इस प्रकार से। तो किसके बारे में ज्ञान करवा लेना है ये पहले सोचना है।
और ये बात हमें आप्तोपदेश से पता चलती है, इसलिए आप्तोपदेश का महत्व प्रत्यक्ष और अनुमान से भी ज्यादा इस प्रकार का है। तस्मात् द्विविधा परीक्षा ज्ञानवता प्रत्यक्षम अनुमान द्विविधा वा सह उपदेश। इसलिए दो प्रकार की परीक्षा ज्ञानवान व्यक्ति के लिए है, एक प्रत्यक्ष और अनुमान, या तीन प्रकार के है सह आप्तोपदेश। इन दोनों के साथ आप्तोपदेश भी होना जरूरी है। वास्तव में ऐसा है कि आप्तोपदेश सबसे महत्वपूर्ण है, फिर आप्तोपदेश के अनुसार प्रत्यक्ष अनुमान करना है, और सिर्फ उनसे बात नहीं बनती, क्योंकि बहुत सारे भावों का इकट्ठा विचार करना है तो युक्ति प्रमाण को भी जोड़ लेना चाहिए, ऐसी स्थिति रहती है। तत्र इदम उपदिशन्ति बुद्धिमन्तः। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है तो इस प्रकार से उपदेश करते हैं, रोगम एकैकम एवं प्रकोपणम। एक एक रोग को इस प्रकार के उसका प्रकोपण होता है। अब इस सूत्र के आधार पर ताराचंद अस्पताल या काफी अन्य रुग्णालयों में एक रुग्ण पत्र बना। मामा गोखले ने इसके लिए काफी प्रयास किए थे बनाने के लिए, और ये काफी बड़ा लंबा हो जाता है और प्रैक्टिकली उस सभी को भर पाना मुश्किल हो जाता है। वैद्य बाबू नानल सर भी इसी प्रकार से एक प्रोफार्मा का प्रयोग करते थे। उनका तो प्रोफार्मा लिखित नहीं था, हर मरीज का खुद ही केस लेते थे एक नोटबुक में, और फिर उसके आधार पर निदान और उसके आधार पर चिकित्सा इस प्रकार की होती थी। कोलटकर सर ने एक कंसाइज फॉर्म बनाने की कोशिश की और उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके, बदलाव करके अभी हम सभी जो प्रयोग मिला रहे हैं वो अभी का केस पेपर बना है। और उसी केस पेपर को मैंने राजन बाग सर ने जो प्रोग्राम बनाया है डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर का, उसमें उठा दिया ताकि हमें असुविधा इस प्रकार की न हो, केस पेपर भरने में असुविधा इस प्रकार की न हो। और सोचा ऐसे रखा है कि जैसे ही केस भरते जाएंगे तो इंटरनली डायग्नोसिस का काम शुरू हो जाएगा और जब तक हम अंत तक आएंगे तब तक काफी काम हो चुका होगा कि ये रोग पॉसिबल है, ये दोष धातु मल की इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल है वगैरह इस प्रकार से। और ये यूजर फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। अब इसमें एलोपैथी के इन्वेस्टिगेशंस की भी जोड़ चाहिए, क्योंकि लोग हमारे पास आते हैं वो एक बड़ी फाइल लेके आते हैं और शुरू से क्या क्या हुआ, किस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या क्या ट्रीटमेंट चली, फिर क्या क्या हुआ और अंतिमतः अभी स्थिति क्या है। तो इन सभी को जानने के लिए कुछ हद तक हमें और अभी हमें रिकॉर्ड्स रखना भी बहुत जरूरी है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ऐसा सब बोलबाला है। तो शुरू में हमारे पास जो आया था इन्वेस्टिगेशन के जरिए उनकी कैसी स्थिति थी और अभी फिलहाल कैसी स्थिति है ये देखने के लिए इन्वेस्टिगेशंस के रिकॉर्ड्स रखना अभी काफी महत्वपूर्ण आवश्यक इस प्रकार का। और फिर अगर कहीं केस प्रेजेंटेशन करनी हो तो भी इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत इस प्रकार की रहेगी। और फॉलोअप्स में क्या क्या बदलाव हुए ये भी हमें देखना चाहिए। तो ये सूत्र काफी अहम है। एवं प्रकोपण, इस प्रकार से प्रकोपण उस रोग का हुआ, एवं योनि, यहाँ से ये उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति स्थान उसका जो है ये आवश्यक है। एवं उत्थान, इस प्रकार से निर्माण हुआ। एवं आत्मान, ये उस व्याधि का स्वभाव है इस प्रकार से। तो ये एक अहम मुद्दा है, आशुकारी है, चिरकारी है, गंभीर है या फिर सुख साध्य है वगैरह वगैरह। इस प्रकार के जो स्वभाव व्याधि का होगा वो हमें समझ लेना है इस प्रकार से। एवं अधिष्ठान,
ये उसके अधिष्ठान है। ये भी एक व्यक्ति को रिप में समझ लेना आवश्यक है। एवं वेदना, इस प्रकार की वेदनाएं हैं, ये इस प्रकार के लक्षण इस प्रकार के हैं। एवं संस्थान, इस प्रकार के लक्षण इस प्रकार के हैं। एवं शब्द स्पर्श रूप रसगंधम, इस प्रकार से शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये परीक्ष्य भाव इस प्रकार के हैं। एवं उपद्रवम, ये उपद्रव है। एवं वृद्धि स्थान क्षय संबंधितम, इस प्रकार से वृद्धि क्षय स्थान ये तीनों से युक्त है। इसमें एक अहम मुद्दा है कि इसमें क्षय भी डाला गया, केवल वृद्धि डाली गई। अब रोगों के बारे में जो वर्णन आता है वो वृद्ध दोषों से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में वर्णन आता है। क्षीण दोष के बारे में ज्यादा बहस नहीं है, सिर्फ दो देह दोष के 63 भेद बताए गए हैं। उसमें 25 वृद्ध दोषण से, उतने ही क्षीण दोष से है, इतना ही बताया गया। और इसके बारे में काफी बहस हुई है। मामा गोखले का खुद का मत ऐसा था कि दोष क्षय से व्याधि होते नहीं है इस प्रकार से। और उनके जो 4 शिष्य, उनमें से अभी सिर्फ योगो जोशी ही मौजूद है, वो भी इसी मत को आग्रह पूर्वक प्रतिपादन करने वाले इस प्रकार। अभी एक मामा गोखले के विचारधारा को समझने के लिए उनका जो आयुर्वेद भास्कर एक गौरवान्वित हुआ है, वो शायद देखने की कोशिश करेंगे तो शायद उसमें कुछ पता चलेगा। वैसे पुरुषोत्तम शास्त्री नानक के बारे में भी पुरुषोत्तम उपनिषद ये ग्रंथ रमेश नानक जी ने प्रकाशित किया था, तो उसमें भी काफी पुरुषोत्तम शास्त्री नानक के विचार और अनुभव इस प्रकार के। तो इन बातों को थोड़ा गहराई में सोचना है, उनको देखना है इस प्रकार से। तो क्षय इस प्रकार से समझ में लेना है, ये एक अहम मुद्दा मूल ग्रंथों के आधार पर हम कह सकते हैं। एवं उदरक, इस प्रकार का उदरक होगा, उत्तरकालीन पद जो है तो होगा। अभी जैसे कोविड-19 की सिचुएशन में उदरक काफी है, लंग फाइब्रोसिस है और उससे डेथ हो रही है इस प्रकार से, या मुकर माइकोसिस है और उससे भी डेथ हो रही है, या फिर उससे आंख को देना पड़ता है वगैरह इस प्रकार से। तो इस प्रकार के उदरक है, ये हमें समझ लेना है, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और वृद्धी हा शब्द क्षय आणि वृद्धी या दोन्ही शब्दांसाठी म्हणजेच इम्बॅलन्स साठी वापरला असा अर्थ होऊ शकतो का? नहीं, वृद्धि स्थान और क्षय ये तीनों बताए गए, तो वृद्धि वृद्धि है, क्षय क्षय है और स्थान स्थान है। नॉर्मल स्थिति, प्राकृतिक स्थिति को स्थान इस प्रकार से कहेंगे। जनरली हम निदान जो करते हैं वो वृद्धात्मक निदान, वृद्ध दोषण से उत्पन्न हुआ इस प्रकार के निदान करते हैं, लेकिन उसमें दोष क्षय होने की संभावना भी होती है। जैसे दही सेवन से कफपित्त की वृद्धि होती है, उसके आधार पर हम चिकित्सा करते हैं, लेकिन उससे वात क्षय हो रहा है, ये एक अहम मुद्दा है। और जब हम मधु जैसे द्रव्य का प्रयोग करते हैं एंटीडोट के रूप में दही के, तो वो कफपित्त को कम करता है और वात को बढ़ा देता है। इसलिए वातरम मधु, मधु वातन इस प्रकार का है। और ये कंडीशन में कफपित्त वृद्ध और वात क्षीण, तो मधु इसके हिसाब से अच्छा है बाहर का। तो इसके हिसाब से ये अच्छा रहेगा कि कफपित्त का क्षय करवाना और वात की वृद्धि करवाना, इस प्रकार से मधु की करवाना। लेकिन हम सोचेंगे सिर्फ कफपित्त के क्षय के लिए मैंने मधु का प्रयोग किया, वात बढ़ाने के लिए किया है, ऐसा नहीं सोचेंगे। और ये रसों के ऊपर निर्भर, एक एक रस एक या दो दोषों को निर्माण करता है, या एक या दो दोषों का शमन करता है।
तो ये स्वभावतः ही इस प्रकार से क्षय और वृद्धि इनके लिए कारण है, और इसलिए इन सभी के बारे में थोड़ा देखना चाहिए। एवं नामानम, ये इस प्रकार का उसका नाम है, एवं योगम विद्या, और इस प्रकार का उसका योग है। ये योग के बारे में क्या कहते हैं? लिखा नहीं है। तस्मिन् नियम प्रतिकारार्थ प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति इति उपदर्शात्। इसमें प्रतिकार के बारे में ये प्रवृत्ति है या निवृत्ति है, ये हमें अप्तोपदेश से पता चलता है। तो अभी मैं समझता हूँ कि जितना केस पेपर अच्छा बने, लेकिन ये भी बात ध्यान में रखे कि कोई वैद्य या कोई रुग्ण उसको भरते भरते थक जाए, ऐसी स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। और सभी मुद्दों को एक के बाद एक के बाद एक ऐसा ही करना है, ऐसे नहीं। जो आपको महत्वपूर्ण लगता है उसको पहले ले लो। अगर आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं मरीज को, तो मरीज खुश हो जाता है कि इस डॉक्टर ने या वैद्य ने मेरे बारे में, मेरे रोग के बारे में अच्छी तरीके से जाना। अगर आप जैसे सिर्फ एक फॉर्म भरवाना है इसलिए सवाल पूछते जाते हैं, लिखते जाते हैं, तो वो भी बोर हो जाता है और वैद्य भी बोर हो जाता है। तो ये बात नहीं होनी है। हर वैद्य को या विद्यार्थी को मैं इस केस को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या हुआ है ये भली भांति जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा ही फीलिंग होना है। केवल एक कर्तव्य करना है, सर बैठे हैं उनको दिखाना है इसलिए एक भरना है, इस प्रकार से तो नहीं करना है। अगर आगे चलकर इस प्रकार का मरीज मेरे पास आए तो मैं क्या करूंगा? तब तो मुझे दूसरा कोई चारा नहीं है, मुझे समझ ही लेना चाहिए। तो विद्यार्थी दशा में तो हमें जितना ज्ञान हम संग्रह कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो लेने की जरूरत है। तो अगर फॉर्मेट अच्छा हो, सर्वांगीण दृष्टिकोण अच्छा हो, तो शायद ये बात बनती है कि हमें अच्छे तरीके से केस के बारे में पता चलता है, निदान के बारे में पता चलता है। अगर नाम नहीं दे सकते तो भी अलग चीज है, लेकिन कम से कम दोष धातु मल के स्तर पर क्या हुआ है ये तो हमें समझना चाहिए। उसके कारण क्या है ये समझना चाहिए। परहेज क्या बताना है, नहीं बताना है, ये तो समझना चाहिए। और अगर मान लेते हैं कि मानसिक कारण बहुत ज्यादा है, तो मानसिक कारण किस प्रकार के हैं और उनको कैसे निपटाया जा सकता है, इसके बारे में सोचो। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें केस को पूरी तरीके से समझना है और फिर औषध के बारे में सोचना है। हम निदान पर उतर आएंगे और निदान के बाद फिर चिकित्सा के बारे में सोचेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण सूत्र है और इसको भली भांति समझ लेना चाहिए। प्रत्यक्षतस्तु खलु रोगतत्त्वं मुहुत्सु सर्वैः इन्द्रियैः सर्वान् इन्द्रियार्थान् आतुर शरीरगतान् परीक्षेत अन्यत्र रसज्ञान। तो रगो तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला जो वैद्य है, प्रत्यक्ष से सर्वैः इन्द्रियैः, सभी इंद्रियों के द्वारा, सर्वान इंद्रियार्थान आतुर शरीरगतान् परीक्षेत, सभी जो इंद्रियार्थ जो उनके शरीर में मौजूद इस प्रकार के हैं, उनको समझ ले, उनकी परीक्षा करे। अन्यत्र रस ज्ञान, सिर्फ रस ज्ञान इसका अपवाद है कि हम जो रसनेन्द्रिय से उसके शरीर में जो भी रस है उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे। बाकी शब्द, स्पर्श, रूप और गंध, इन सभी से परीक्षा करेंगे। तथा अंतर्पूजन, तो अंतर्पूजन ये सुनने की बात है। अभी मालूम नहीं है, अभी जैसा स्टेथोस्कोप है उस प्रकार का कोई नमूना, उस प्रकार कोई यंत्र उस समय में मौजूद था या नहीं था। वंश या बाम्बू की नली जो अंदर से खुली हो,
उसका प्रयोग शायद होता था। लेकिन अभी जैसे स्टेथोस्कोप बना है, हैंडी है इस प्रकार से, उस प्रकार से हमें आंतरिक पूजन तो हम देखते नहीं है। एक अहम मुद्दा ये है कि अभी हम उरक परीक्षण करते हैं, फुफ्फुस और हृदय के नाद सुनते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे बहस नहीं है। तो संधिस्फुटनम अंगुलीपर्वणांच्या स्वरविशेषांशेषान्य केचित् शरीरोपगताः शब्दाः स्युः तान् श्रोत्रेण परीक्षित। अभी हार्ट साउंड्स को काफी महत्व प्राप्त हो गया है, और विशेषतः हृदरोग में तो इसकी खास महत्ता इस प्रकार की है। तबकश्वास जैसे विकारों में ये बात अहम है, महत्वपूर्ण है कि पूजन वगैरह जो है वो भली भांति समझ लेना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो भी भाव इस प्रकार से शब्द से उनका ग्रहण किया जाए, उन सभी का ग्रहण हमें शब्दों से करना है। और अभी तो इसके लिए साधन सामग्री अच्छी बनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उसका तो हम प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम इस प्रकार का नहीं है। गर्भिणी अवस्था में गर्भ के उत्पन्न के सुनने के लिए अभी जो एमएसटी वगैरह किए जाते हैं, या उसका साउंड बढ़ा दिया जाता है ताकि आपको स्पष्ट रूप से वो सुनाई दे। नहीं तो ये एक्सपर्ट का काम हो जाता है कि पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करके फीटल हार्ट साउंड्स को समझ लेना इस प्रकार से। तो अभी इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सुविधाएं कुछ उपलब्ध हो गई है, उसके आधार पर इन सभी का ग्रहण इस प्रकार का करना है। तान् श्रोत्रेण परीक्षेत वर्ण संस्थान प्रमाण छाया शरीर प्रकृति विकारो चक्षुर्वैषयिकानि यानि च अन्यानि अनुक्तानि तानि चक्षुषा परीक्षेत। वर्ण संस्थान प्रमाण और छाया, तो छाया एक आयुर्वेद की खासियत इस प्रकार की है। वर्णमाकरामति छाया भाव प्रकोष्ठा प्रकाशते, इंद्रिय स्थान में इसके बारे में बहस की गई है। तो अभी ऑरा स्कैनिंग एक चल रहा है, तो शायद उसके आधार पर हम छाया के बारे में सोच सकेंगे, और कहाँ पे दोष है, कहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये ऑरा स्कैनिंग के जरिए पता चलता है, और नॉन इन्वेजिव इस प्रकार का। तो ये एक बात अभी हम सोच सकते हैं। और वर्ण संस्थान प्रमाण, ये जो बातें हैं कि वर्ण किस प्रकार का है, अभी हमने काफी कोशिश की थी कि कलर पैलेट देना इस प्रकार से। मैंने जो सोचा था लक्षणों के बारे में, उसमें एक इनपुट इस प्रकार का था कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध और प्रश्न, ऐसी परीक्षाओं के आधार पर जो लक्षण कैटेगराइज करके डाले। तो संस्थान है, आकृति है, ये हम देखते हैं अभी इसके जरिए, और उसका प्रमाण भी जो है वो भी सोनोग्राफी में, सीटी स्कैन में, ये लीजन इतना है, लंबाई चौड़ी इतनी है, चौड़ाई इतनी है वगैरह, ये जो बातें पता चलती है। तो वो प्रमाण के बारे में, इतना लीजन था, अब इतना हो गया, इतना बढ़ गया वगैरह, जो भी चीजें हैं वो उसके जरिए हमारे सामने आए। तो उनको भली भांति हमें देखना है। इसके लिए भी अभी टेक्नोलॉजी का काफी उपयोग होता है, और मल्टीमीडिया ये जो कंप्यूटर का एक अंग है, उसके जरिए कलरफुल इस प्रकार से आप हम देख सकते हैं, और समझने में ज्यादा आसानी इस प्रकार की होती है। तो हमें इन सभी के बारे में काम करना है वास्तव में। तो टेक्नोलॉजी के जरिए इन सभी बातों को समझना है। छाया के बारे में मेरा मंतव्य है कि ये और देखना, ये जो है ये काम हो सकता है, और उसके भली भांति उसके जरिए हमें कुछ पता इस प्रकार का चलेगा। शरीर प्रकृति विकार, शरीर प्रकृति और विकार, इसके बारे में भी, इसके बारे में जानकारी मिलेगी।
अब ओबेसिटी है, कार्डिया है, तो इनके सभी के बारे में भी हमें पता चलेगा कि शरीर पुष्ट हो गया है ज्यादा या फिर वहाँ पे कहाँ से चक्षुर्वैषयिकाणि च अन्यानि अनुपन्नानि, या चक्षुरिंद्रिय से जिसका बारे में पता चलता है, चक्षु के विषय जो है बाकी भाव उनके बारे में भी हमें पता चलेगा। तानि चक्षुषा परीक्षित, उनको भी चक्षुरिंद्रिय के द्वारा उसकी परीक्षा करें। तो इसमें भी काफी स्कोपीज वगैरह आ गई है, या फिर काफी यंत्र आ गए हैं, सोनोग्राफी से लेकर पेट स्कैन से MRI वगैरह वगैरह, तो उसके जरिए हम परीक्षा कर सकते हैं। रसंतु खलु आतुर शरीरगतम इंद्रिय वैषय अपि अनुमानात् अवगच्छेत्। तो शरीरगत जो रस है, जो इंद्रिय वैश्विक होने के बावजूद भी उसके अनुमान से ही उसकी परीक्षा करें। न यस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणम उपपद्यते, उसका प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं हो सकता। तस्मात् आतुर परिप्रश्नेन एवं आतुर मुखरसम विद्या, इसलिए प्रकृति दर्शनाने भाव, या प्रकृति का मतलब स्वभाव इस प्रकार का है, शरीर की जो प्राकृतिक स्थिति है, स्थूल है, सम है, कृश है, ये देखना है। उस प्रकृति का यहाँ से संबंध नहीं है। तो ये थोड़ी व्यापक इस प्रकार की संज्ञा है। तो मुखरस क्या है, ये आतुर को प्रश्न पूछकर ही पूछे कि समझ ले कि क्या है। तस्मात् आतुर परिप्रश्नेन आतुर मुखरसम विद्यात् युकापसर्पणेन तो अस्य शरीर वैरस्य। अगर युका उसके शरीर से दूर जा रही है तो समझ लेना है कि शरीर वैरस्य है, विपरीत रस शरीर में निर्माण हुआ है, इसलिए युका वहां पे टिकती नहीं है। मक्षिकोपसर्पणेन शरीर माधुर्य, और अगर चींटियां उसके शरीर को लग जाती है, नष्ट जाती है, तो शरीर में माधुर्य प्राप्त हुआ है, ये समझ लेना। ये अनुमान से परीक्षा है, प्रत्यक्ष उसको नहीं कहें कि युकापसर्पण है तो शरीर वैरस्य है, और अपमक्षिका है तो ये है मक्षिका उपसर्पण है तो माधुरी है। मैंने एक अजीब बात एक पैथोलॉजिस्ट से सुनी थी। उसका कहना था कि जिसके यूरिन में 4+ शुगर है, उस यूरिन को, मूत्र को चींटियां नहीं लगती है, लेकिन जिनके यूरिन पे बिल्कुल नहीं है, ट्रेस शुगर है, उसमें लग जाती है। तो अभी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फिर दूसरे किसी तरीके से ये मूत्र में निर्माण होने वाले माधुर्य को देखा जाता है, वो क्या सही है हमारे हिसाब में या नहीं, गलत है, ये देखना चाहिए। तो इसमें ये बात हो सकती है कि चींटियों को जिस प्रकार का रस प्रिय है, वो अभी हमारे ब्लड शुगर एग्जामिनेशन में नहीं पता चलता, उसका दूसरा कुछ होगा। अंगमर्द प्रशमन आणि वेदना स्थापन यांच्यामध्ये कसा डिफरन्शिएट करावं प्रॅक्टिस मध्ये यूज करताना, म्हणजे दोघांमधील द्रव्य कोणत्या स्पेसिफिक वेदनेमध्ये वापरावे। ये थोड़ा सा और क्वेश्चन है, फिर भी अंगमर्द प्रशमन, अंगमर्द एक वेदना है, लक्षण है, और उसके लिए दवाइयां बताई गई है। तो कंटकारी का मैं प्रयोग ज्यादा करता रहता हूँ, इसलिए बुखार में, ज्वर में अगर अंगमर्द ये प्रधान लक्षण है तो कंटकारी अंगमर्द प्रशमन गण में है, तो मैं उसका प्रयोग करता हूँ। वेदना स्थापन के लिए काफी
कंट्रोवर्शियल बातें इस प्रकार की है। वेदना स्थापन, इसका मतलब क्या लेंगे कि जो वेदना है उसको स्थापित करेंगे, बढ़ने नहीं देंगे, ये एक बात हो सकती है। अगर संवेदना है ही नहीं तो संवेदना को निर्माण करेंगे क्या, ये भी आपसे कुछ लोग लेते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाती है, हमारे हिसाब में रक्तवत स्रोत अफेक्ट हो जाता है, तो स्पर्श ज्ञानम असंशयम का कार्य है। तो वहां जल का वचरण या शिराव्यध से वेदना फिर से महसूस होने लगती है, उसको भी वेदना स्थापन कहा जाता है। खास करके वेखंड जो है वचा, वो उसके लिए एक अहम भूमिका निभाता है। और जो वेदना हो रही हो उसको नियंत्रित करना, उसको बढ़ने नहीं देना, ये भी एक वेदना स्थापन का अर्थ हो सकता है। और उस हिसाब से वेदना स्थापन गण का प्रयोग कर सकते हैं। इसे दो उसमें अंतर है। सध्याच्या काळात शरीर वैरस्य कसे जाणावे, ये ऐसा ही है कि हम पूछेंगे तो शायद उसके बारे में पता चलेगा। मेरे पास एक उदाहरण है कि 4 घर में पति पत्नी और उनके 2 बेटे, वो एक ही बड़े बिस्तर पर किंग साइज बेड पर सोते थे। और सिर्फ वो पत्नी का कहना था कि उसको कुछ कीड़े डसते हैं, दंश करते हैं, और सिर्फ उसी को करते हैं। 4 लोग बेड सोए हुए हैं, लेकिन फिर भी उसी को होता है, वो दिखाई देते थे। घास इस प्रकार का नहीं। तो मैंने कहा कि तुम मीठा खाती हो क्या रोज? तो बोले हाँ, मुझे मीठे के बगैर कुछ जमता ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो मीठा चाहिए, कुछ भी नहीं हो तो शक्कर ले लो। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, ये मीठा खाना बंद करो और हर रोज कुछ ना कुछ कड़वा खाना है। मेथी ले लो या करेला ले लो, लेकिन कुछ ना कुछ कड़वा हर रोज लेना ही है। एक हफ्ते में उसने बता दिया कि वो कीटक दंश बंद हो गया उसका। तो शरीर वैरस्य इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। पहले मधुर ज्यादा खाने से आकृष्ट कर रहा था शरीर कीटों को, और जब ये खाना बंद हो गया तो विरसता प्राप्त होगी। एक मंद विसर्पिणी युका, ये कथा पंचतंत्र में आई है। और मत्कुण और युका, थोड़ा सा मत्कुण और युका, इनके बारे में ये कथा इस प्रकार की है। और ये मतकुण बाहर से आता है, युका बिस्तर पर रह रही है राजा, और वो फिर कहता है कि ये राजा का खून बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठे मीठे पदार्थ खाता है, तो मैं उसका थोड़ा आस्वाद लेना चाहता हूँ वगैरह। और ये भी सूत्र है अभी सामने हमारे, माधुर्य निर्माण हुआ है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस तरीके से अभी भी हम जान सकते हैं। अभी विष प्राशन करने वाले लोगों में ये बताया जाता है कि युका वगैरह जो है वो उससे दूर हो जाते हैं, कीटक उसके पास नहीं आते। अभी आप देखेंगे आज की जो शुगर है, शक्कर, बिल्कुल सफेद इस प्रकार से दानेदार, चींटियां उससे दूर हो जाती है, चींटियां लगती ही नहीं है उसको। तो ये क्यों परिणाम आया? क्योंकि चींटियों को पता चला कि इसमें तो केमिकल्स है, और वो नहीं खाती है उस शुगर को। आप रख दो, देखो चींटियां आती है क्या, नहीं आती है इस प्रकार से। तो माधुर्य एक अलग चीज है, उसमें तो मधुरता है के शुगर में, लेकिन ये अपसर्पण होने का कारण, नहीं लगने का, चींटियां नहीं लगने का कारण उसमें कुछ विरस भाव इस प्रकार का है, जहरीला पद, और इसलिए चींटियां वहां पे लगती नहीं है, ये है। युका अपस
सर्पणम म्हणजे युका शरीर सोडून जातात की शरीर शरीराजवळ येतात. अपसर्पण का दूर जाना ऐसा है, शरीर छोड़ के दूर जाती है. तो अभी पूरा समाज केमिकल खा रहा है. तो उसमें ये एक अहम बात इस प्रकार की हो जाती है कि हमसे भी इस प्रकार से चींटियां दूर जाएगी. जो मूत्र के बारे में मैंने बताया कि 4+ शुगर है फिर भी चींटियां नहीं लग रही है मूत्र. तो ये स्पष्ट है कि इसके साथ केमिकल्स मिले हुए हैं और इसलिए ये नहीं हो रहा इस प्रकार से. 50 बरस पहले जब शक्कर अच्छी थी, नैसर्गिक थी, तब ये बात सब नहीं थी. अब ये केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह सब बन गई तो ये दिक्कत वाली बात इस प्रकार की हुई. और शायद उतने बड़े पैमाने पर शक्कर का उपयोग भी नहीं होता होगा. घरेलू तरीके से शक्कर बनती थी. गुड़ जो भी है वो भी घरेलू तरीके से बनता था. पाण्याचं साखरेचा कल्प बनवला तर लगेच मुंग्या लागतात. दुर्वा कल्प एक्सेट्रा. पण याच साखरेचा कल्प बनवला. ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि हम जो कल्प बनाते हैं वो ऑर्गेनिक शुगर से ही बनाते हैं. अभी जो बाजार में मिलती है शक्कर वो नहीं बनाते हैं. च्यवनप्राश में भी इसी प्रकार के शक्कर का प्रयोग करते हैं. तो मालूम नहीं लेकिन फिर उससे क्या होता होगा ये थोड़ा ढूंढना पड़ेगा. क्या अगर उसी शर्करा से कल्प बनाएंगे तो उसको चींटियां लगती है लेकिन शक्कर को नहीं लगती है. ये थोड़ा देखना चाहिए. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अभी के स्थिति में, अभी के हालात में जो भी परिवर्तन आ गए हैं तो शायद नॉर्मल कीट भी हमसे दूर हो जाते हैं इन केमिकल्स के लिए. अभी इसके बारे में ज्यादा बहस हुई नहीं है कि जो एक नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा हमारे आंतों में मौजूद है, एंटीबायोटिक्स से उसका भी नाश हो जाता है. लेकिन हमने ये सोचा नहीं है कि हम जो केमिकल खाना खा रहे हैं उससे भी उसका नाश हो रहा है. ये शायद बात हो सकती है कि इनके जरिए जो एंटीबायोटिक्स की बात छोड़ो, हम जो जहरीला खाना हर रोज खा रहे हैं पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, उससे भी हमें जो मदद करने वाले इस प्रकार के सूक्ष्म जीव है उनका भी नाश हो जाता है. अग्नि संस्काराने केमिकल्स उडून जात नसतील. ये पॉसिबल है लेकिन देखना चाहिए कि क्या हो रहा है इस प्रकार से. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि फिलहाल की परिस्थिति में इनके बारे में कैसे सोचे. विवशता किस प्रकार से प्राप्त हो गई है. और कैंसर के बारे में भी कहते हैं कि शर्करा युक्त पदार्थ जो अभी की शर्करा है उससे उनका पोषण होता है. तो ये अगर शर्करा बंद कर देते जो कृत्रिम इस प्रकार के केमिकल्स युक्त है तो कैंसर में फायदा होता है ऐसा कुछ. अभी एक मैंने वीडियो थोड़ा सा देखा कैंसर के बारे में, लंघन से कैंसर से मुक्ति इस प्रकार से. शुरू में ही डिस्क्लेमर दिया है कि ये कैंसर को ठीक करने वाला है ऐसा हमारा क्लेम नहीं है, लेकिन फिर भी लंघन करने से कैंसर में काफी फायदा होता है. अब ये बता रहा है कोई मॉडर्न डॉक्टर इस प्रकार से और वो उनकी परिभाषा में उनको समझा रहा है. एलोपैथी जिस परिभाषा को समझती है उस परिभाषा को लेकर समझा रहा है. हमारे हिसाब में देखा जाए तो आहार पचति की दोषान आहार वर्जित पचति. जब तक आहार मिलता रहेगा, लंघन नहीं होगा, तब तक अग्नि जो है वो आहार का ही पचन करेगा. और आहार नहीं मिलेगा तभी दोषों की तरफ मुड़ेगा
और उसमें भी साम दोष की तरफ पहले मुड़ेगा, आम का पचन पहले करेगा और फिर बाद में निराम दोष का पचन करेगा। और दोष का पचन अगर हो जाए तो व्याधि से मुक्ति होने की संभावना है। उसमें ऑटोफेजी की वगैरह भी बात की गई है, वो आधा घंटे का वीडियो में थोड़ा सा देखना चाहूंगा। लेकिन हमें किस तरीके से लोगों को समझाना है इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लोग जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा को लेकर हमें आगे बढ़ना है। कल्पवसा चांगली खंडी साखर बारीक करून वापरत आहोत सध्या, हे योग्य आहे, ये तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऑर्गेनिक शुगर नाम से जो मिलती है वो भी बात हो सकती है, इसका भी लघुवाद्य प्रयोग कर सकते हैं। तो सल्फेट फ्री साखर मिळते तर ती ऑर्गेनिक म्हणता येईल का, ये थोड़ा सा विवादास्पद है। वो फिर भी शुभ्र है और दानेदार है, ये मालूम नहीं विदाउट सल्फर कैसे करते हैं। और मधुर नाम से ही मिलती है। विदाउट सल्फर नहीं है। साखर पांढरी जेव्हा होते ती सल्फेट शिवाय होऊ शकत नाही। इनका दावा है इस कंपनी का। पण त्यांना कोणी आव्हान देत नाहीये, दिलं तर ते महागात पडलं ना। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। रॉ शुगर जी येते ना ती त्यात बरी, नाही तर गुळाचं करून प्यायला पाहिजे, पण गुळाचं आपल्याकडे चांगला नाही ना। नहीं चांगलं आहे तसं काय तो केवळ सल्फर फ्री प्रोसेस असते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फिलहाल जो विषकन्या की बात कही गई है कि थोड़ा थोड़ा जो है देते रहेंगे बचपन से लेकर, तो वो उसको उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं देगी, लेकिन उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आए उसको मार सकता है। तो इस प्रकार से विषकन्या के संपर्क से ही आदमी की मौत हो सकती है। तो वहां पे जो बताया गया है वो इस प्रकार का है कि कीट उसके पास आते नहीं है वगैरह वगैरह। तो अभी पूरा समाज इस प्रकार का है, तो ये थोड़ा देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा कि कोई प्रकार के कीट उसके पास आते नहीं है क्या अभी इस तरीके से। तो शरीर वैरस्य इसमें बन गया है, ऐसा होगा। मात्र इक्षु ऑर्गेनिक असत नाही। अभी कुछ लोग कर रहे हैं, सुभाष पालेकर के यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग या नैसर्गिक फार्मिंग कर रहे हैं इक्षु का, और फिर उसके जरिए उसका गुड़ बना रहे हैं, और गुड़ को काफी मार्केट अच्छा है ऑर्गेनिक जो है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से लेकर अगर करेंगे तो उसका प्रचलन बढ़ता रहेगा और फिर धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आएगा। खांडसरी के बारे में पता नहीं है, मुझे पता चला था कि बंगाल में इस प्रकार की शक्कर बनती थी नैसर्गिक इस प्रकार से, लेकिन अभी मालूम नहीं। और ये इसलिए बनती थी क्योंकि वो अफोर्ड नहीं करते थे अभी की जो शुगर है उसको, तो इसलिए ये पारंपरिक तरीके से बनती थी इस प्रकार से। इस गुड़ विच इज मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक और SPNF इक्षु, यस, अभी जो कहना है वो उससे बनता है। गुड़ बनाने में भी अभी केमिकल प्रोसेस आ गई है, वो तो नहीं होती है तो निश्चित रूप से है, लेकिन नैसर्गिक इक्षु से या ऑर्गेनिक इक्षु से गुड़ बनता है, ये भी बात सही है। हमारा एक मरीज था,
उसकी गन्ने की खेती थी, ऑर्गेनिक करता था, उससे गुड़ बनाता था, उसकी गुड़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी वो तो चल बसा, उसका लड़का शायद ये आगे करेगा, मालूम नहीं है। इस प्रकार से तो ये बात सही है इस प्रकार से, और इस प्रकार से हो सकता है। लोहितपित्त संदेह तु किं धारी लोहितं लोहितपित्तं वा इति श्वकाकभक्षणात् धारी लोहितम् अभक्षणात् लोहितपित्तम् इति अनुमातव्यम्। ये भी एक काम होता है कि रक्तपित्त है या धारी लोहित है, ये कैसे समझे। और खास करके ये बात शर्धन होता है या फिर रजस्राव ज्यादा प्रमाण में होता है, तो उसमें श्वकाक भक्षण अगर कुत्तों द्वारा या कौवे द्वारा उसका भक्षण होता है तो ये रक्त है, धारी जीवित है, और नहीं होता है तो रक्तपित्त है, ऐसा समझ लेना चाहिए। इति अनुमातव्य। तो इसको अब अभी देखने की जरूरत इस प्रकार की है। गणेश शास्त्री जोशी के पास एक औरत थी, रक्त प्रदर वैसी बीमारी थी, और काफी प्रयास से उसके ऊपर थोड़ा काबू हुआ था। वो कुछ दिनों के लिए बाहर गांव गए थे, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगा, तो फिर एलोपैथी में चले गए, और ये हिस्टेरेक्टमी उस समय नया नया टेक्निक डेवलप हो रहा था, तो उन्होंने हिस्टेरेक्टमी कर दी। गणेश शास्त्री जोशी वापस आने के बाद उनको पता चला, तो बोले तुमने ये गलत कदम उठाया है, ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो बोले क्यों, अभी तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इधर से निकाल दिया है। तो बोले ऐसा नहीं है, मेरा निदान उसका अधो रक्तपित्त था, ये मार्ग बंद हो तो दूसरे मार्ग से शुरू हो जाए, और वैसा ही हुआ। रेक्टल ब्लीडिंग आरंभ हो गया, उससे वो बच नहीं पाई, उसकी मौत हो गई। अब ये रक्त प्रदर है या अधो रक्तपित्त है, ये कैसे समझे, ये इस प्रकार का। और वैसे दोनों की दवाइयां एक दूसरे के लिए चल सकती है, ये भी है। रक्तातिसार, रक्तपित्त, रक्तप्रदर, रक्ताश, इन सभी में एक ही दवा काम कर सकती है। लेकिन फिर भी अधिकार का एक अलग महत्व है इस प्रकार। तो कोलटकर सर का कहना था कि ये वासा जो है वो परम औषध कहा गया है रक्तपित्त। अगर आपको रक्तपित्त के बारे में संदेह है तो वासा देके देखो, अगर वासा से शांत हो जाता है तो समझ लेना है रक्तपित्त है, नहीं तो ये रक्त प्रदर हो सकता है जिसमें वासा उतना काम नहीं करेगा। फिलहाल भी एक मरीज में मैंने यह अनुभव लिया कि करीबन 3 हफ्ते या महीने से ब्लीडिंग चालू है और काफी मात्रा में जा रहा है, विदेश में है। तो मैंने कहा कि एक रोज पेटल्स को देखो, पानी में भिगो कर उसका ही ले लो, और दूसरा अगर तुम्हें मिलता है वासाग्रोत या ऐसा कुछ तो वो ले लो। उन्होंने दोनों को एक ट्राई किया, और फिर बता दिया कि रोज पेटल से तो मुझे अच्छा लगा, मुझे कम हो गया, लेकिन वासाग्रोत से फायदा नहीं हुआ, उससे थोड़ा बढ़ गया। तो मैंने कहा कि बढ़ने का तो चांस नहीं है, कुछ और भी कारण हो सकता है। देखिए वासा चूर्ण का शायद शायद प्रयोग करेंगे तो वो कषाय रसात्मक है, तिक्त और कषाय इस प्रकार से, और वात को बढ़ावा देने वाला है, तो शायद अधो रक्तपित्त में वात का अनुबंध है तो उससे भी ब्लीडिंग बढ़ सकता है, ऐसा थोड़ा सा सोच सकते हैं। अगर रक्तपित्त नहीं है, अगर रक्तपित्त है तो वासा से काम होना चाहिए। वैसे रोज पेटल्स ये रक्तपित्त में भी काम करेगा, रक्त प्रदर में भी काम करेगा, ऐसा है। अभी ल्यूकेमियास पे पेशेंट होते हैं जिनमें काफी हेवी ब्लीडिंग इस प्रकार का होता है, प्लेटलेट काउंट बहुत कम होता है, तो ये बड़ी नौबत वाली बात होती है कि उस ब्लीडिंग को कैसे रोकेंगे। वहां संप्राप्ति रक्तपित्त जैसी ज्यादा है। मैंने कुशाणु चूर्ण से लेकर काफी दर्जन का प्रयोग किया है, रक्त स्तंभक पट्टी कषाय रसात्मक है, उसका भी काफी मरीजों में प्रयोग किया है।
लेकिन ये बात हो सकती है कि कषाय रस अगर ज्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो भी बात बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन होता है और फिर उसके जरिए ब्लीडिंग, तो ये बड़ा संकट वाला मामला हो जाता है। और जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है तो भी धातुक्षय से वातु प्रकोप होता है, नौबत आ जाती है। अगर हीमोग्लोबिन 5 से नीचे आ जाता है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। और खास करके ल्यूकेमियाज में ये काफी गंभीर मामला है। ये उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ल्यूकेमियाज को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो हमें एक तो संप्राप्ति भंग करने के लिए दवा देनी ही है, वो एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। We use Khansarif made from SPNF daily, वही अच्छा है, हम भी उसी का प्रयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि रक्तपित्त और रक्त प्रदर इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो अभी ये हार्मोनल इम्बैलेंस के जरिए बहुत सारा ब्लीडिंग होता रहता है, ज्यादा ब्लीडिंग होता है, उसको भी कैसे कंट्रोल करेंगे, ये बड़ी समस्या का विषय है। और उसमें अगर उसके साथ में अप्लास्टिक एनीमिया हो या फिर ल्यूकेमिया इस प्रकार के हो तो और भी गंभीर मामला हो जाता है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह इस प्रकार से देने पड़ते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने के बाद धातुक्षय कम हो जाता है, वात क्षमन होता है और फिर ब्लीडिंग भी रुक जाता है, ये भी देखा। तो इन सभी में एसपीएनएफ का है। सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग ये ग्रुप है, सुभाष पालेकर के फॉलोअर्स है और सभी प्रामाणिक है इसमें लोग जो है वो। तो उनके कुछ आउटलेट्स है, उनके कुछ ग्रुप्स है जहाँ पे ये धान वगैरह सब मिलता है या सब्जियां भी मिलती है। तो हमारे घर के नजदीक एक माय फार्मर करके दुकान सिल्मागुट रोड पे बुधवार शनिवार को सब्जी आती है और बाकी तो सभी मिलता रहता है। हम भी वहीं से ले रहे हैं अभी इसलिए ग्रुप से। तो ये ज्यादा अच्छा है और हम चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए इसलिए में और प्रामाणिकता से व्यवहार करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। तो श्वकाक भक्षणात अगर कौवा या कुत्ता इनके द्वारा भक्षण होता है तो रक्त लोहित इस प्रकार का है, नहीं होता है तो रक्त पित्त है, ये बात समझ में लेनी है। मेरे पास जब मैंने पहले वंदन दिया तो शोभित दर्शन हुआ। मैं तो 3rd ईयर में था, उत्तीर्ण भी नहीं था और मैंने कोलटकर सर को फोन किया क्या ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बताया ये पित्त होता है। तो उसमें चिकित्सा के बारे में बल के अनुसार चिकित्सा करनी है। तो बल अच्छा है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बल कम है तो बंद करना देना, बंद कर देना है। तो मैंने सोचा कि रक्तपित्त है तो रक्तपित्त की खास दवा वासा है, मेरे पास वासा कल्प था तो मैंने वासा कल्प उसको पिलाया यष्टि में डाल और शोणित दर्शन बंद हो गया। आगे वमन चलता रहा और अच्छी तरीके से वमन हो गया। बाद में मैंने कोलटकर सर को बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया, बोला अच्छा किया तुमने। तब से वमन जब देना है तो इमरजेंसी किट में वासाकल्प और दुर्वाकल्प दोनों होना जरूरी है। एक दो ही मरीज मुझे ऐसे मिले कि जिनमें इसका फायदा नहीं हुआ और वमन बंद करना पड़ा, लेकिन बाकी सभी में वासाकल्प या दुर्वाकल्प देने से ये रुक जाता है, शोणित दर्शन बंद हो जाता है, ऐसा काफी दिखाई दिया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसके बारे में हमें सोचना इस प्रकार। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं,
कल सुबह मुझे जल्दी निकलना है कोल्हापुर के लिए, और कल पुणे पहुंचने में काफी देर हो जाएगी ऐसा लग रहा है। तो कल और परसों नहीं रखेंगे, शुक्रवार को फिर से मिलेंगे। तो अभी हम शुक्रवार को फिर से मिलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनां वैद्यवर्गो हि नूनाम्। शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् शुक्रवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।